हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सेवा में। मैं रंजीश कुमार मिश्रा आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ एपीएफसी 1000 क्वेश्चन सीरीज का फोर्थ पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 50 ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक डिस्कस करेंगे आपके साथ। और कुछ और बातें करने से आपसे कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और प्लीज़ हमको ये ज़रूर बताइएगा कि हम 25 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो हमको 50 कर सकते हैं, 100 तक कर सकते हैं, बट होगा कि उससे वीडियो लंबी हो जाएगी। और आपको सिर्फ यहाँ पे मेरा मकसद आपको सिर्फ PDF देना नहीं है, ये क्वेश्चन जो बार बार डिस्कस किए जा रहे हैं उससे आपकी जो टेम्प्रेरी मेमोरी है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में तब्दील हो जाएगी। देखिए, मेमोरी 3 तरह से बनती है। पहला, आप विजुअल जो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे। दूसरा, ऑडिबल जो आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़। और थर्ड जो है आपका आई और हैंड कॉम्बिनेशन, जो आप नोट्स मेकिंग करते हैं उसमें जो अंडरलाइन कर रहे हैं, बार बार उसको लिख रहे हैं। ये 3 तरह से जो है आपकी मेमोरी डेवलप होती है। तो इससे आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी जो है परमानेंट मेमोरी में तब्दील हो जाएगी और आप जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा यू वुड बी एबल टू मार्क द क्वेश्चन राइट। ओके, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करने में टाइम लगता है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 11th शेड्यूल एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। 11th शेड्यूल की बात करता है। जैसा आपको मैं बताया था 11th शेड्यूल में क्या आता है आपका, एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए। चलिए, 11th शेड्यूल में आता है पंचायत। 12th में क्या आया था फिर आपके, म्यूनसिपालिटी। 10th में क्या आया था, एंटी डिफेक्शन। 9th में क्या था आपका, लैंड रिफॉर्म। 8th में क्या था आपका, ऑफिशियल लैंग्वेज। आप बार फिर से मेमोराइज कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में जाके तो बताया गया था। तो बात कर रहा है कौन सा इनकरेक्ट है 11th शेड्यूल के बारे में, मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। ऑप्शन क्या कहता है, इट स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स। बिल्कुल सही है। इट हैज़ 29 सब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली 243G जो है ये बात करता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिसपे कि पंचायत जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। जैसे आपका मान लीजिए एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया, रूरल हाउसिंग हो गया, आपका ड्रिंकिंग वाटर हो गया, जहाँ पे मेले लगते हैं, फेयर हो गया, और बाकी लोकल टैक्सेस हो गए। तो ये सब करीब 29 जो है सब्जेक्ट्स हैं जिसपे कि पंचायत जो है रूल्स बना सकती है। ये भी सही है आपका। इस बार एडेड बाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है PV नरसिम्हा राव जो है उनके गवर्नमेंट में जो है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था 1992 को, जिससे कि जिसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया था। इसके पहले पंचायती राज जो है ये सबसे पहले 1959 में लागू किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली है 1992 में बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी सही है। 4th ऑप्शन क्या कहता है, आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टेब्लिश पंचायती राज। ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि आपके 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया गया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे राजस्थान का होना चाहिए था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 ओनली इनकरेक्ट पूछ रहा है, 2 एंड 3 ओनली, 4 ओनली, नन ऑफ द अबव। तो आपने देखा कि 4 वाला जो है ये गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्लीज़ देख लीजिएगा, 11वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहा है। अब अपने ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रॉल करके वीडियो को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और सही विकल्प को चयन करना है। आइए देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 17 आगे लिखा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। शेड्यूल 10 जैसा मैंने आपको अभी बताया, एंटी डिफेक्शन आएगा इधर पे। शेड्यूल 12 और पार्ट 20। अब इसको मैच कर लेते हैं, देखिए क्या करता है। ऑप्शन नीचे आ जाते हैं, देखते हैं। ये जो है पहला सही है एकदम। नीचे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, मतलब ए और ए सही हो सकता है आपका, बी और सी पहले ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है। शेड्यूल 10 क्या कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये देखिए शेड्यूल 10 जो है एंटी डिफेक्शन,
मतलब बी का क्या हो जाएगा 3। ये देखिए 3 हो गया यहाँ पे 2 आया, तो ऑलरेडी आपका आंसर ऑलरेडी ए हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। शेड्यूल 12 क्या करता है? म्यूनसिपालिटी, जैसा मैंने आपको बताया 11 जो है पंचायती राज है, 12 जो है म्यूनसिपालिटीज़ है। तो आपका सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब पार्ट 12 जो है ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है अंडर आर्टिकल 368। पार्ट 20 जो है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्लीज आप उसको देख लीजिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है? देखिए, द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट हाउ मेनी आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल? देख लीजिए, ऑप्शन ए का 395 8 पार्ट्स 12 शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स 12 पार्ट 8 शेड्यूल, 450 आर्टिकल्स 25 पार्ट्स 12 शेड्यूल एंड 425 आर्टिकल 24 पार्ट्स 8 शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था, इसमें कितने पार्ट्स थे? सॉरी, इसमें इसका 395 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। आपका 9th 10th 11th और 12th जो है बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। 9 कब जोड़ा गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म की बात करता है। 10th जोड़ा गया था एंटी डिफेक्शन। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 को जोड़ा गया था। 11th अभी जैसे आपको डिस्कस किया गया पंचायत था ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को किया गया था। और 12th जो है ये म्यूनसिपालिटी, ये जो है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को किया गया था। तो आपका शेड्यूल आर्ट्स कितने हो गए? 12। अब देखिए आपके यहाँ पे पार्ट्स कितने थे? 12। अभी कितने पार्ट्स हमारे पास? ऑलमोस्ट 25 है, जिसमें कि 22 मेन पार्ट्स हैं और जो है 4 जो है इसके सब पार्ट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 22 मेन पार्ट्स और 4 अगर हो गए तो 26 हो गए, लेकिन क्या किया गया था, जो 7th पार्ट था उसको जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको जो है डिलीट कर दिया गया था। तो अभी देख लीजिए आपके कौन कौन से एक्स्ट्रा पार्ट आते हैं। 4A 9A 9B और 14A। ये 4 पार्ट जो है, जो सब पार्ट है। 4 क्या करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। ये कब किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये क्या करता है? 14A जो है ये आपकी ट्राइब्यूनल की बात करता है। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा भी ये जो है उसमें डाला गया था हमारे संविधान में। 9A क्या करता है? ये म्यूनसिपालिटी है, ठीक है। ये पार्ट जो है म्यूनसिपालिटी के बारे में बात करता है। ये तो 9B जो है ये आपके कोऑपरेटिव के बारे में बात करता है। कोऑपरेटिव डाला गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 को। तो आप देख लीजिए, ये जो है आप जान ही रहे 99 कब डाला गया था आपका? 1992 में, ठीक है। ये है म्यूनसिपालिटी, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है ट्रिब्यूनल और ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपको समझ में आ गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 12 पार्ट और 8 शेड्यूल के थे। इस समय करीब करीब 450 आर्टिकल्स हैं आपके, 22 पार्ट्स हैं और इसमें 3 जो है सब पार्ट्स हैं और जो इसमें 12 शेड्यूल है। आपको सब बता दिया गया कि नए पार्ट्स जो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे और नए शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए हैं। अब इसको प्लीज़ मेमोराइज करते चलिएगा, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आएंगी और जितनी बार सुनते जाएंगे या देखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, एग्जाम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। और मोस्टली क्या करता है, हमको लगता है कि हम क्वेश्चन सही मार्क कर रहे हैं, बट हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे रिजेक्शन का कारण बन जाता है एग्जामिनेशन में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन तो बी जो है बताया आपको मैंने वाला। अगला देख लेते हैं, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिस मिशन और अगस्त ऑफर। ये देखिए कह रहा है कि अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे केम। मतलब इनको एक पहले से बाद के क्रम में लगाना है, पहले कौन सा आया था और बाद में कौन सा आया था। देखिए पहले इसको देख लीजिए, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। अगस्त ऑफर कब आया था? अगस्त 1940। अब आप देख लीजिए कैसे आएगा। पहले आएगा 3, ठीक, सॉरी पहले आपका आएगा 2, साइमन कमीशन 1928। इसमें देख लीजिए 2 कहाँ पे? ये दोनों है, ठीक है। तो ये जो है एलिमिनेट कर दीजिए पहले ए और डी को। 2 आ गया। अब देखिए इसके बाद 92 के बाद कौन आ रहा है आपका? अगस्त ऑफर। 2 के बाद 4 आएगा। ये देखिए ऑप्शन आपका पहले बी मिल गया, फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 3rd नंबर पे कौन आएगा आपका?
थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका क्रिस मिशन 1942 और लास्ट में आएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। प्लीज़ हिंदी मीडियम के बच्चे देख लेंगे, देखिए सीधे लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंश्रिंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड शेड्यूल क्या करता है? ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ओथ ऑफ यूनियन मिनिस्टर, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओथ ऑफ एन एमपी। तो ये जो थर्ड शेड्यूल है ये बात करता है आपके एमपी, एमएलए, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमीशन, या जितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को उनके ओथ ऑफ अफर्मेशन की बात करता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर की बात नहीं की गई है। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, आर्टिकल 60 में दिया गया है। तो आपका जो है दो जो है ये गलत है, मतलब कह रहा है नॉट ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दो। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ सी में सिर्फ दो लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आप इसको हिंदी मीडियम के बच्चे प्लीज देख लेंगे इसको। अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस स्टेटमेंट कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड है लाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, न तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है लाइक ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों रिजिड क्यों कहा जाता है, जैसे यूएस में है वहाँ पे सेंटर का अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन है और जो स्टेट्स हैं उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आप यूएस का जब फ्लैग देखेंगे तो उसमें 50 स्टार्स बने हुए हैं। 50 स्टार्स मतलब वो 50 स्टेट्स हैं। तो कोई भी आप अगर अमेंडमेंट करते हैं तो आपको पार्लियामेंट के साथ साथ जो है जो 50 स्टेट्स हैं इनका भी अनुमोदन चाहिए होता है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, इसलिए बहुत ज़्यादा रिजिड माना जाता है। अब ब्रिटेन में क्या है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम है, ये कोई भी लॉ बनाती है उसको कोई आप चेक नहीं कर सकते हो, या अनचेक रहेगा, कोई जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने जो भी अमेंड किया वो सीधे से लागू हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बट इंडिया में क्या है, दोनों का मिक्सचर है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। इसके रिगार्डिंग अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी। टर्म्स को समझते चलिएगा, आपके काम आने वाला। अब द पार्लियामेंट मीन्स 2/3 majority of the members of each house present and voting and a majority of the total membership of each house. स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहता है, 2/3 of the total membership and a majority of the total membership of each house. अब देखिए लोकसभा में मेंबरशिप कितनी है, 545 है, राज्यसभा में कितना है, 245 है। इसका मेजॉरिटी कितना हो जाएगा, इसको 2 से मान लीजिए डिवाइड कर दें, मीन्स 273 चाहिए आपकी मेजॉरिटी के लिए, इसको करेंगे तो ये जो है 123 चाहिए। ठीक है, ये होगी आपकी मेजॉरिटी। इसका 2/3 मीन्स 2/3 भी चाहिए, मान लो 545 जो है इसका 2/3 भी होना चाहिए, साथ में इसकी मेजॉरिटी बनी चाहिए, तब जाके अगर कोई अमेंडमेंट हुआ तब जाकर उसको पास माना जाएगा। इस कौन कौन सा अमेंडमेंट है इसमें देख लीजिए, स्पेसिफिक देख लीजिए कौन कौन से अमेंडमेंट आ रहे हैं, या कहाँ कहाँ लागू होगा। मान लीजिए आपके प्रेसिडेंट को अपीज को करना है, इम्पीचमेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, सीएजी को हटाना है, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना है, तब आपको यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। इसमें भी कुछ पार्ट्स आते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। लाइक आर्टिकल 249, इसमें क्या होता है कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से कोई बिल पास कर दे जिसमें कि ये लगे कि राज्य के विषय पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो केंद्र सरकार को हक मिल जाता है कि राज्य के विषयों पर भी, लाइक पुलिस हो गया, लैंड हो गया, उस पर जो है केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। इस तरह से आर्टिकल 3112 आता है। इसमें जो है अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे कि ऑल इंडिया सर्विसेज की ज़रूरत है, एक नया क्रिएट करना है, तब भी जो है पार्लियामेंट को हक मिल जाता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा सकती है। जैसे कि शुरुआत में 1947 में क्या था, हमारे पास आईपीएस था और आईएएस था, लेकिन 1966 में जो है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी लागू किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है 312 हो गया और 249 हो गया। और बाकी मैंने बता दिया आपको, जैसे 368 जब अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी जो है
स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और कह रहा है कि कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें कि एटलीस्ट 1/2 से ज़्यादा जो है मेजॉरिटी चाहिए या अनुमोदन चाहिए राज्यों का। जैसे मान लो जीएसटी हो गया, ये क्या कर रहा है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसको भी प्रभावित करता है, कहीं इनका टैक्सेशन को प्रभावित कर रहा था। तो इसके लिए जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए केंद्र पे, लेकिन मोर देन 50% राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए था। तो देखिए अभी कितने हमारे राज्य हैं, 28 थे। जब 15 जो है 14 क्या हुए, 1/2 जो है 14 हो गए। जब ये 15 राज्यों ने अपना अनुमोदन दे दिया तब जाकर जीएसटी जो है ये लागू हो पाया। तो आपकी स्पेशल मेजॉरिटी हो गई। Some other provision can be amended by special majority of the parliament with the ratification of half of the total state। अभी से ही बात कर रहा था जीएसटी लागू करने, ठीक है, कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए मतलब 2/3, साथ में मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए इसके लिए। तो जीएसटी यहाँ एग्जाम्पल हो गया। अब अगला देख लेते हैं। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाई अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए 545 राज्यसभा में है, ठीक है, इसमें 45 जो है एब्सेंट है, जो कि है नहीं। तो कितने हुए यहाँ पे 500 है, तो इसकी मेजॉरिटी कितनी चाहिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 251 अगर यहाँ पे हैं तो जो है सिंपल मेजॉरिटी। जैसे मान लीजिए आपको अपनी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है या कॉन्फिडेंस मोशन लाना है वहाँ पे, तब जो है आपकी अगर मेजॉरिटी यहाँ पे 251 है आप यहाँ पे, तो इजली जो है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट इसमें है क्या है, फुल मेजॉरिटी में है। 251 अगर मेंबर्स के पास हैं तो सिंपल मेजॉरिटी जब चाहे तब अपनी बहुमत साबित कर सकती है। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था, तो इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे। देख लीजिए ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, सेम वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर क्या होता है पहले समझ लीजिए। फेडरल क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर स्टेट में जो है पावर का डिवीजन किया गया है, मतलब इनको अपनी अपनी सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पे कि ये कानून बना सकते हैं, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। यूएस में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, मतलब आप केंद्र का भी आपके पास नागरिकता रहती है, साथ में जो 50 स्टेट्स हैं आपको उनकी भी नागरिकता दी जाती है। तो वहाँ पे क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब आपके राज्यों के लिए आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे केंद्रीकृत हो गया है, जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, मतलब शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है राज्य के साथ। तो फेडरल स्ट्रक्चर ये नहीं है। एक गया आपका, नाट पूछ रहा है, ये सही हो जाएगा आपका, मतलब इसमें आएगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। रजिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी चीज़ अमेंड करने के लिए आपको अगर राज्यों का भी अनुमोदन लेना पड़ रहा है या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, मतलब राज्यों को भी मौका दिया जाएगा अपना वोट देने के लिए। लाइक जीएसटी पे वही बात किया था मैंने। तो रजिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हो गया वो फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी जो है एक्सिक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। आर्टिकल 50 क्या करता है अंदर डीपीएसपी की, जो एक्सिक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखा जाएगा, ठीक है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब वो केंद्र सरकार के दबाव में नहीं आएगी, अपना जो है न्यूट्रल होकर फैसला सुनाएगी। तो भी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है राज्यों के पक्ष में जाता है, इसलिए यह फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप बात की, सॉरी गाइस ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ऑब्वियसली केंद्र और राज्यों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूएस में क्या है कि केंद्र के लिए उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और राज्यों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी जो है फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ था। सिंगल सिटीजनशिप जब जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था वो भी खिलाफ है फेडरल स्ट्रक्चर के। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि केंद्र जो है हर चीज़ अच्छे से इंटरप्रेट की गई है कि राज्यों को कौन सा अधिकार दिया गया है, केंद्र को कौन सा अधिकार दिया गया है। तो जहाँ पे भी राज्यों को अधिकार की बात की जाएगी वो फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा। तो आपका 1 और 4 जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कई बार आता होगा, आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है।
कई लोग इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिखा नहीं गया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि सब कुछ कोडिफाई किया गया है, मतलब एक के बाद एक क्रम लगा के रखा गया है। ठीक है, जैसे पहले क्या करते हैं, पहला हमारा क्या करता है, पार्ट क्या है, टेरिटरी की बात करता है। पहले आप कहीं जाते हैं, एक आपने ज़मीन ले ली, ये आपकी टेरिटरी होगी, फिर आपने इसमें रहना स्टार्ट किया, आपका सिटीजनशिप हो गया। ठीक है, पहले टेरिटरी फिर सिटीजनशिप, फिर आपके घर में है तो आप इसलिए आपको कुछ अधिकार भी है, आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, अब राज्य सरकार को, चूंकि आप उसको बिल टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको जो बिजली पानी दे रही है, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व जो है, एक राज्य की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराए, तो आपका डीपीएसपी हो गया। ठीक है, फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है राज्य के प्रति, जो आपको सुविधाएं दी जा रही है। मान लीजिए आपको मुफ्त बिजली दी जा रही है, इसका मतलब नहीं कि आप फ्री में जलाते रहेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको जितनी जरूरत हो उतना ही जलाएं। तो देखिए 1 2 3 4 आपके पार्ट्स 1 बाई 1 एक कोडिफिकेशन के तहत चलते जा रहे हैं, एक क्रम से लागू हैं। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि लिखा तो गया है, बट कोई चीज़ कोडिफाई नहीं की गई, मतलब कोई भी चीज़ एक क्रम से नहीं लगाई गई है। कुछ और यहाँ पे चीज़ें हैं। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो किसी बॉडी द्वारा इसको रेटिफिकेशन किया था। हमारा कौन सा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने इसको जो है इसको अडॉप्ट किया था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे को जो है अडॉप्ट किया था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा था हमारा, 26 जनवरी 1950 को आ गया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इवॉल्व होता है, करीब 1600 से इवॉल्व होना शुरू हुआ था। ये धीरे धीरे अधिकारों की बात करते हुए लोग धीरे धीरे एजुकेट होते हैं, धीरे धीरे अवेयर होते हैं, धीरे धीरे अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये 3-4 मेन डिफरेंस थे कि ऐसा नहीं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो लिखा नहीं गया है, लिखा गया है, लेकिन नंबर 1 पहले कोडिफाइड नहीं किया गया है, किसी पर्टिकुलर बॉडी द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया है, और नंबर 3 किसी पर्टिकुलर डे पे जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो देखिए 3 मेन डिफरेंसेस थे जो आपको बता दिया गया। तो कभी भी अगर कोई बोले कि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब कभी मत समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया है, बट वो कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या था, नॉट का ऑप्शन था, तो 1 और 4 होगा। देख लीजिए जहाँ पे इसका ऑप्शन हो, इसका ऑप्शन 1 4 है, इसका सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 प्लीज देख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म फेडरेशन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। आपको इनकरेक्ट चूज करना है, प्लीज केयरफुल रहिएगा, इनकरेक्ट आए नॉट आए तो। देखिएगा ऑप्शन 1 क्या कहता है, द टर्म फेडरेशन हैज बीन मेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। Indian Federation is not the result of an agreement by the states. No state had the right to secede from the federation. इसमें देखिए जो टर्म फेडरेशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन इंडिया एंड टेरिटरी की बात करता है, ये कहीं भी फेडरेशन की बात नहीं करता। फेडरेशन की बात कहाँ कही गई है, यूएस में बात की गई, इंडिया में नहीं। इसका पहला ऑप्शन गलत हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन देख लीजिएगा आप, सीधा एक यही पे सीधा आ गया, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इससे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, उसको आपको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नॉमिनल कौन है हमारे यहाँ, प्रेसिडेंट, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। दोनों प्रेजेंट है हमारे यहाँ, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। मेजॉरिटी पार्टी रूल, ऑब्वियसली जो पार्टी मेजॉरिटी में रहती है वही रूल करती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 545 मान लीजिए मेंबरशिप है, तो किसी के पास अगर 251 है तो अपना जो है फ्लोर पे, सदन के पटल पे अपना कॉन्फिडेंस साबित कर देगा और जो है वो सत्ता में बना रहेगा। थर्ड नंबर देख लेते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव। ये भी बिल्कुल सही बात है, एग्जीक्यूटिव जो भी काम करता है लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी रहता है, उत्तरदायित्व उसका बनता है कि जो भी काम करता है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव है वो किसके प्रति जवाबदेह बनती है, इसकी जनता के प्रति। ठीक है, तो जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी है या कोई भी मिनिस्टर है वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाता है, तो जो भी कार्य करते हैं वो लोकसभा में आकर उसको जवाबदेही देनी पड़ती है, इसलिए जो है ए भी ऑप्शन आपका सही है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली।
अब इसलिए अगर आपने जो है अपना कॉन्फिडेंस मोशन या तो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए तो आपको इस्तीफा देना पड़ता है, डिसोल्यूशन उसी को बोलते हैं, ठीक है। और या तो अगर नहीं हुआ तो 5 साल अपना जो टर्म पूरा करने के बाद या कार्यकाल पूरा करने के बाद आपको जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। राज्यसभा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या करता है, हर 2 साल में जो है 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, तो 1/3 जो है हर साल रिटायर होते जाते हैं। तो कभी भी जो राज्यसभा है वो परमानेंट रहता है, वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता, बट लोकसभा होता है। ये किसका फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं। पूछ रहा था कि विच आर द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स, तो इसका जो ऑल ऑफ द अबव होगा ये रहा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। हिंदी मीडियम देख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड जुडिशरी। टर्म समझते जाइएगा प्लीज़ आप लोग, क्योंकि ये सब टर्म्स आपके न्यूज़पेपर में हमेशा आते रहेंगे, क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपके बुक्स में लिखा रहेगा। आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। यहाँ पे देखिए, डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, पहले समझिए एक टर्म क्या है। देखिए हमारे यहाँ जो जुडिशरी का शेप है ना, ऐसे है। यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, और नीचे जो है वो लोअर कोर्ट्स है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड है ये पूरा, इस शेप में इंटीग्रेटेड, यहाँ चलता है, यहाँ आता है, यहाँ चलता है, यहाँ आता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है क्या कर रहा है, डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसले लिए जाते हैं हाई कोर्ट पे पूरी तरह से, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट पे जो है बाइंडिंग होते हैं। हाई कोर्ट द्वारा जो भी लिया जाता है लोअर कोर्ट पे जो है बाइंडिंग होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कोर्ट्स इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट्स लॉ, मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, जो भी आपके सेंट्रल लॉज हो गए, मान लीजिए आपका डिफेंस हो गया, सेंट्रल लॉ में कौन सा डिफेंस हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब लॉज हो गए, या तो जो स्टेट लॉ है, मान लीजिए लैंड हो गया, पुलिस हो गया। तो जो हाई कोर्ट है ऐसा नहीं कि जो है, या सुप्रीम कोर्ट है ऐसा नहीं कि कोई आपसे लैंड डिस्प्यूट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल आप इस स्टेट लॉ के तहत भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप लोअर कोर्ट भी जा सकते हैं। या जो सेंटर का लॉ है इसके खिलाफ भी आप हाई कोर्ट, या कोई आपका जो है कोई भी आपका अधिकार वायलेट हो रहा है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो जो कोर्ट्स है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर जुडिशरी है, वो क्या कहते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज द सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस कौन करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उनका सैलरी और पेंशन दोनों जो है भारित होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। और जो हाई कोर्ट के जजेस उनकी सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाता है, पर इनकी जो पेंशन है वो कहाँ पे आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो सैलरी और पेंशन मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। हाई कोर्ट के जज की सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलती है, बट इनका पेंशन जो है वो मिलता है आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये कह रहा है सैलरी किसके डिसाइड की जाती है, प्रेसिडेंट द्वारा। ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। इनकरेक्ट पूछ रहा था, इसमें एक अभी तो इनकरेक्ट मिला। थर्ड नंबर, द लॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स एंड इट्स डिक्री इज इनफोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। मतलब जो भी फैसले देते हैं उनका रेफरेंस देके आप कोर्ट में जा सकते हैं कि ठीक है कि इस वाले केस में ऐसा फैसला दिया गया था, तो प्लीज़ इसका रेफरेंस दे सकते हैं आप वहाँ पे जाके। तो सही है, सुप्रीम कोर्ट के जो है जो भी लॉज होते हैं वो पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया के जो अंदर जो है सब पे लागू होते हैं, लोअर कोर्ट्स पे भी और बाकी सारे देशवासियों पर भी। तो ये भी सही है। सिर्फ इसका 3 ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं 3 कहाँ पे है, डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। आप प्लीज़ समझते जाइएगा जो बता रहे हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, कहीं भी आपको कोई गलती लगती है, कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा, उसको जितना जल्दी उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। प्लीज़ हिंदी मीडियम के बच्चे प्लीज़ देख लेंगे इसको। अगले चैप्टर तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए टर्म समझते जाइएगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको एकदम लूसिड लैंग्वेज में समझाया जाए, जिससे कि आपको जो है कभी भी आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको इन सब टर्म्स का मतलब पता रहे अच्छे से। इन सब क्वेश्चंस को मैंने जो फ्रेम किया है उसका मकसद यही है कि
पहली बात तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको देख रहे हैं, साथ में टर्म्स को जो है सिंप्लीफाई करता चल रहा हूँ जिससे आपको कभी भी पढ़ने या लिखने या समझने में कोई परेशानी ना आए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पहले टर्म समझ लीजिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, रूल ऑफ पीपल, मतलब जनता का राज। इनको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब सबको वोट देने का बराबर अधिकार, चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार रहेगा पूरा पूरा, ठीक है। जैसे आर्टिकल 324 क्या बोलता है, अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब सबको, जो भी बंदा 18 साल के ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। आप जब भी 21 साल के हैं तो आप जो है पंचायत लड़ सकते हैं, 25 के हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो देख लीजिए आप जो है 35 ईयर्स से एज के हैं तो आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। तो बस आपको एक शर्त पूरी करनी है, बाकी आपको कभी भी कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, क्रीड, इन सब के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपके खिलाफ। तो आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी, मतलब सबको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा हक रहेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पार्ट 4 डीपीएसपी की बात कर रहा है। अब देखिए सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है। सोशल मतलब क्या होता है, समाज में आपके साथ जो आपकी जो है कास्ट, रिलीजियन, प्लेस ऑफ बर्थ, क्रीड, इसके बेसिस पे सोसाइटी में आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी सोशल, मतलब आपको हर जगह इक्वलिटी दिखाई देगी सोसाइटी में, कोई बड़ा या छोटा या कोई ऊंचा नीचा नहीं माना जाएगा। और आपकी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देख लीजिए क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इक्वली सबके एमंग ऑल, मतलब ऐसा नहीं कि सारी पावर या सारे रिसोर्सेज जो हैं वो किसी एक के हाथ में जाने तक, जिसके पास ज़्यादा है। जैसे लैंड रिफॉर्म्स 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, उसमें जो लैंड रिफॉर्म किया गया था, जिम्मेदारी अबोलिशन एक्ट लाया गया था, उसमें यही था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो उसको लेकर गरीबों या जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको प्रोवाइड कराया जाए। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि सबकी जो वित्तीय हालात है सबके, वो ऑलमोस्ट इक्वल होते जाएँ वक्त के साथ। ये तीनों मतलब समझ में आ गया आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है। फंडामेंटल राइट क्या बात करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। कभी भी जो डीपीएसपी है कभी भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करेगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, देख लीजिएगा, ठीक है। अगले पे हिंदी मीडियम देख लीजिएगा आप लोग प्लीज। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है। देखिए, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, बिल्कुल करेक्ट, सही है। ये नहीं, उस समय हमारे संविधान का भाग नहीं था ये। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, दीज वेयर एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एंड वेयर 10 इन नंबर। अगला देख लेते हैं, दीज वेयर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी, सही ऑप्शन है। द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी, नाउ द टोटल नंबर इज 11। ऑब्वियसली यहाँ पे 10 था, एक और जोड़ा गया तो 11 हो गया। जिसमें कहा गया था कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। अब देख लीजिए ऑप्शन, ये मैंने कहा बिल्कुल सही है। एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये गलत है बिकॉज ये कब किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को किया गया था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये सही है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सही है। मैंने जैसा आपको बताया कि जो है माता पिता को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप 6 से 14 साल के बच्चों को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आप उसको प्रोवाइड कराइए। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, ये भी आपका गलत है। जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल में डिफरेंस आप समझ लीजिए। जस्टिसिएबल होता है कि वाद योग्य, मीन्स आपका कोई भी राइट अगर वायलेट हो रहा है तो आप उसके खिलाफ अंडर आर्टिकल 32 आप जो है सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है जस्टिसेबल नहीं, मतलब अगर वायलेट हो रहा है कुछ भी, आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, अगर आप उसको वायलेट कर रहे हैं तो सरकार आपके खिलाफ जो है कोर्ट नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन 5वां जो है ये गलत है।
और आपका दूसरा गलत है। तो 2 और 5 पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा था। देखिए 2 और 5 कहाँ पे है, आपके पहला ही ऑप्शन जो इसमें 2 और 5 है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें असर्शन और रीजनिंग की बात की गई। देखिए, द वोटिंग एज वाज रिड्यूस टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 मेड द इलेक्शन कमीशन अ मल्टी मेंबर बॉडी। एक सेंटेंस है, ये इसका रीजन है। देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true, but the R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. देखिए, ये जो असर्शन है इसका सही रीजन है। देखिए, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उससे जो है, जो आपकी वोटिंग राइट एज थी उसको 18 से जो है 21 से घटा के 18 ले आया गया था। तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ वोटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनसे उसका सामना करने के लिए प्रेसिडेंट ने जो है इलेक्शन कमीशन जो है, जब तक सिंगल मेंबर बॉडी थी 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 को जो तक जो है सिंगल मेंबर बॉडी थी, बट 16 अक्टूबर 1910 को उसको जो है 2 मेंबर और जोड़ दिए गए इसमें, तो वे मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। लेकिन अगेन जो है 1990 में जो है अगेन फिर से उसको जो है सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया था। लेकिन 1993 में जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर, तो जो है 3 मेंबर हैं। ठीक है। और तब से अब तक 1993 से जो है अब 2023 चल रहा है, अब तक जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी है। तब समझ में आ गए, वोटिंग राइट घटाई गई जिससे नंबर्स ऑफ वोटर बढ़ गए। आपके वोटर आईडी कार्ड बनाना है, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना है, जगह जगह इलेक्शन कंडक्ट कराना है, उसके लिए जो है एक कमिश्नर की बस की बात नहीं थी, तो इसको जो है मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ए। ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओपिनियन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विथ ओनली अडल्ट फ्रेंचाइजी एडेड। तो बोला गया था कि कौन किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो इंडिया ने फ्रेम किया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरी तरह से पार्ट है, उसमें सिर्फ अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो ऐड किया गया था। किसने कहा था? देखिए, सर आइवर जेनिंग्स हैं, पी.आर. देशमुख हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, एन श्रीनिवासन है। इसका सही ऑप्शन का भी देखिए, कुछ फैक्चुअल भी पार्ट आते हैं, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको कुछ चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा। ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, बहुत ही एमिनेंट मेंबर थे, इन्होंने ऐसा कहा था, तो इसको याद कर लीजिएगा, प्लीज़ इसको मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who of the following was the opinion regarding Indian Constitution that we wanted the music of veena or sitar, but here we have the music of English band? ये पूछ रहा है कि इसमें किसने इसको कहा था कि we wanted the music of veena और सितार, बट हमको क्या मिला? इंग्लिश बैंड मिला। ये कहा था, देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, लोकनाथ मिश्रा, लक्ष्य नारायण साहू, टी प्रकाशम, के हनुमंथिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, के हनुमंथिया ने कहा था। ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लीज इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 और 65। क्वेश्चन नंबर 66 तरफ आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लायर्स पैराडाइज, मतलब वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सर आइवर जेनिंग्स, एच.के. महेश्वरी और एच.बी. कामत। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, सर आइवर जेनिंग्स। से क्या थे? ब्रिटिश लायर थे, बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। इन्होंने कहा था कि यह वकीलों का स्वर्ग था, क्योंकि जितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए थे ऑब्वियसली उसमें कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भी लायर थे, जवाहरलाल नेहरू लायर, जो जितने भी इमिनेंट पर्सनालिटी आप देखेंगे उस समय में मोस्टली कौन थे? लायर थे। तो इसीलिए उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पे कि जो वकीलों का स्वर्ग था। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है, इसको भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। प्रीएम्बल के बारे में बात कर रहा है, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। बात देखिए, इट्स सिक्योर्स इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस ओनली। जब भी ओनली है प्लीज़ आप लोग सावधान हो जाए कहीं यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड ड्राफ्टेड बाय
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सही ऑप्शन है। इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 किया गया था। द अमेंडमेंट एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसमें सही ऑप्शन पूछ रहा है, ये आपका गलत है, बिकॉज जो प्रियम्बल है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल तीनों जस्टिस की बात करता है। मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी, वही जस्टिस है, उन तीनों की बात करता है। यहाँ सिर्फ 2 है, ओनली लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। 2 सही है। अडॉप्टेड मूड बाय पंडित नेहरू ऑब्वियसली सही है, और इसको अडॉप्ट कौन किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट किया था। इसको अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। इसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो 3 भी सही है, 4 भी सही है, सिर्फ एक गलत है, जिसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें 2, 3 एंड 4 हो। देख लीजिए आप इसको कौन सा ऑप्शन है, 2, 3 एंड 4 बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding 97th Constitutional Amendment Act of 2011 and choose the incorrect option from the quotes given below। ठीक है, 97 Constitutional Amendment बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज देख लीजिएगा। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। इट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बिल्कुल सही बात है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसमें है आपका? 9B, पार्ट 9B है। ठीक है, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, अंडर 19 क्लास 1 क्लास सब क्लास सी जो है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, हमारे फंडामेंटल राइट की बात, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड नंबर देख लीजिए, इट इंक्लूडेड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B इसने ऐड किया था डीपीएसपी में। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है आपका, फिलहाल तो ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। चौथा क्या कर रहा है? इट एडेड ए न्यू पार्ट 9A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने पढ़ा होगा या पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो 9A है वो किसकी बात करता है? म्यूनसिपालिटीज़ की बात करता है। कब किया गया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को। यहाँ बात किसी कर रहा है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। देख लीजिए इसका, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी गाइस इनकरेक्ट पूछा है, तो चौथा आपका गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, प्लीज़ जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिएगा, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से प्रिपेयर रहे और कभी भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ गलत ना करें। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिएगा प्लीज़ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69 कर रहा है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे उससे रिलेटेड अमेंडमेंट दिया गया है। कौन सा पार्ट किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था संविधान में? पार्ट 9। पार्ट 9 में पहले समझ लीजिए क्या है, यह है आपका पंचायत। 4A फंडामेंटल ड्यूटी, 9B क्या था? अभी आपको ऊपर डिस्कस किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पार्ट 9A में क्या गया था अभी? म्यूनसिपालिटी। अब मिलाना शुरू करिए। अब देख लीजिए पंचायत कब जोड़ा गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पार्टी फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पार्ट बी कोऑपरेटिव सोसाइटी कब जोड़ा गया? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। म्यूनसिपालिटी कब जोड़ी गई आपकी? देखिए 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो 1 हो गया, देखिए इसका जो है 3 हो गया। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं, देखिए नीचे 1, 3 यहाँ सीधा मिल गया आपका बी ऑप्शन। देख लीजिए आप, पार्ट 9 जो है 1 है, पार्ट जो है 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ी गई थी? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। 9B जो है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका 4 हो जाएगा, मतलब सी के 4 हो जाएगा ये आपका, और उसका जो है डी का 2 हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। प्लीज़ जो बोलता है उसको सुनते चलिए, बार बार रिवीजन करा रहा हूँ आपको, इसको भूलिएगा मत आप लोग। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स प्लीज़ देख लीजिएगा, सेम वही हो जाएगा जो है पार्ट बी जो है इसका हो जाएगा, पार्ट 1 है ये 3rd में हो जाएगा, 1B 9B 97 में हो जाएगा, 9A
सेकंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, फंडामेंटल राइट ऊपर। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अगर आपको याद होगा, जस्ट 10 मिनट पहले डिस्कस किया गया था कि डीपीएसपी जो है बात करता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात सिर्फ फंडामेंटल राइट करता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, बट 2 आपका गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ओनली 1 इज करेक्ट। ये हो गया आपका। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्लीज देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड choose the correct option from the quotes given below. It was drafted and moved by Dr. Ambedkar. It was adopted by the Indian Constitution on 22nd of June 1947. करेक्ट चूज करना है। देखिए, इट वॉज ड्राफ्टेड moved by जवाहरलाल नेहरू। पहला ऑप्शन आपका गलत है। ये अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो, इट वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपका दूसरा भी गलत हो गया। पूछ रहा है करेक्ट, तो बोथ आर इनकरेक्ट है, दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which of the following term is called the identity card of the Constitution? जितने भी पार्ट्स हैं या जितने भी टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए गए हैं, किसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 9(1) में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, पार्ट 4 की बात हो रही है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। ठीक है। तो इसका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यानी पालकी वाला, वो बहुत एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने जो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। ये फैक्चुअल पार्ट है, इसको प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म सोशलिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। करेक्ट चूज करना है। सोशलिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, प्रीएम्बल में 3 चीज जोड़ी गई थी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो उसी बात का सोशलिस्ट की बात कर रहा है। इट वॉज एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। पहले आपसे जैसा कि बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो ये आपका गलत हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड विच होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये इंडिया में अपनाया गया है। इसका मतलब ये बात करता है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की मिक्स्ड इकोनॉमी का। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे, प्राइवेट कंपनीज भी रहेंगी और गवर्नमेंट भी रहेगा, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हुआ है, इंडिया ने इसको अपनाया है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म, आल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म, इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि चाइना में है। चाइना क्या करता है कि क्या क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, सब कुछ क्या है सरकार के अंडर में आता है। जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सरकार के अंडर में आती है। वो डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और सब पे सिर्फ सरकार का हाथ होता है। जिससे चाइना क्या है, कम्युनिस्ट राज्य है। तो वहाँ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है वहाँ पे, इससे और क्या कहते हैं, स्टेट सोशलिज्म। तो आपको डिफरेंस पता हो गया। डेमोक्रेटिक जो है वो क्या करता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। बट कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो है वो सारी चीज़ों पर अधिकार किसका होता है, स्टेट या सरकार का होता है, और वो डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कोई भी प्राइवेट मेंबर, कोई भी प्राइवेट जो वहाँ पार्टीज है, उनका कोई भी रोल नहीं होता है। वो काम करते भी हैं तो गवर्नमेंट के अंडर में। तो पहला गलत हो गया था, 2 या 3 सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन 2 और 3, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे प्लीज देख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। देखिए, डेमोक्रेसी जो है 2 तरह की होती है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है, जैसे फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, उसके फीचर्स हैं। ये जो चारों है ना, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फीचर्स। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है,
हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, ठीक है। जैसे MP या MLA चुनते हैं, जो कि लोकसभा, राज्यसभा या तो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके जो है हमारे लिए कानून बनाते हैं और हम उनका पालन करते हैं। मतलब हम इनके माध्यम से जो है रूल करते हैं। सोवरेन कौन है हमारे देश में? पीपल ऑफ इंडिया। हम इनके माध्यम से जो है देश पे रूल करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनता का सीधा हस्तक्षेप होता है यहाँ पे कानून बनाने में, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। रेफरेंडम, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3, 1 3, ऑल ऑफ द अबव, 1 और 2, क्योंकि चारों जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा सी। रेफरेंडम क्या होता है? मान लीजिए कोई इशू है जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है और उस पर जनता की राय चाहिए डायरेक्ट, तो रेफरेंडम कराया जाता है। मान लीजिए इंडिया में निर्भया केस हुआ था, तो उस पर जो है इतना ज़्यादा मुद्दा ज्वलंत हो गया था कि इस पर अगर इंडिया में, चूँकि इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अगर ये फ्रांस या स्विट्जरलैंड में होता तो जनता सीधा सीधा अपनी राय देती कि कौन सा कानून चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा फिर भविष्य में घटित ना हो। तो रेफरेंडम होती है, मतलब कोई भी इशू जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा जिसकी, वहाँ पे रेफरेंडम कराई जाती है, मतलब जनता से राय मांगी जाती है। इनिशिएटिव मतलब जब जनता को लगता है, देखिए यहाँ से रेफरेंडम क्या होता है कि जब लॉ मेकर्स को लगता है कि कोई भी इशू बहुत ही ज़्यादा पब्लिकली इंपॉर्टेंस है, तो जनता से पूछती है। इनिशिएटिव क्या करता है, जब जनता को लगता है कि कोई भी मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से इनिशिएट मतलब शुरुआत करता है और ये वापस जाता है यहाँ पे लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन या लॉ मेकर्स के पास, फिर वो कानून बनाते हैं। राइट टू रिकॉल क्या है? मान लीजिए आपने वादा किया कि हम 10 लाख आपको जॉब्स प्रोवाइड कराएंगे, बट आप प्रोवाइड नहीं करा पाए और जनता को लगा कि जो है जो इसने वादे किए थे, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या होता है हमारे यहाँ बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, 10 लाख जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे आपको, बट अगर वो वादे पूरे नहीं हो पाए तो जनता जो है उन प्रतिनिधियों को वापस बुला लेगी। इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ से 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तभी आप जो है आप रिकॉल कर सकते हैं उनको, फिर से जो है यू कैन वोट देम इनटू पावर अगेन। तो यहाँ पर राइट टू रिकॉल हमारा नहीं है, बट ये जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। प्लेबिसाइड क्या होता है? ये भी जनमत संग्रह ही है। इसमें क्या होता है कि आपको जनमत संग्रह द्वारा ये पूछा जाता है कि आप जो है ये टेरिटरी है, मतलब इधर कोई पार्ट है, इधर कोई पार्ट है, तो आप इसमें मर्ज होना चाहते हैं कि नहीं, ये पूछा जाता है प्लेबिसाइड में। अभी तक इंडिपेंडेंट इंडिया में एक बार प्लेबिसाइड हुआ है, गोवा को महाराष्ट्र में जब मर्ज करने की बात आई थी 1967 में। यहाँ पे क्या पता है? कोंकणी बोला जाता है, यहाँ पे क्या पता है? मराठी बोला जाता है। तो जो गोवा वाले थे, गोवा के जो निवासी थे, उन्होंने मर्जर होने से मना कर दिया था। इस तरह से बाद में जो है 1987 में जो है गोवा जो है एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो हमारे यहाँ सिर्फ एक बार अभी तक प्लेबिसाइट हुआ है जिसमें जनता का जनमत संग्रह कराया गया था कि आप जो है महाराष्ट्र साथ आना चाहते नहीं। गोवा के वासियों ने यहाँ पे आने से मना कर दिया था महाराष्ट्र में, और बाद में 87 में जो है इसको पूरे राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो चारों ही जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हिंदी में वही चीज़ है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। द आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जैसा आपको मैंने बात की थी अभी, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कहीं एक हाथ में कंसंट्रेशन नहीं होगा। पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या राइट टू वोट आपको मिलता रहेगा। ये कहाँ से आया है? तीनों रशियन रिवॉल्यूशन से आया है, रशियन क्रांति से आया हुआ है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है, इसको याद रख लीजिएगा दोनों ऑप्शन। तो यहाँ पे दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से पढ़ के सही ऑप्शन चूज कर लीजिएगा जैसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। बात की गई थी 25 क्वेश्चन का, बट 26 क्वेश्चन बन गए थे, तो मैं कहा इससे भी डिस्कस ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स रिलीजन की बात की जा रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हम क्या हैं? सेकुलर स्टेट है,
और देखिए बाकी कुछ टर्म्स हमारे पॉलिटिकल साइंस में आते रहते हैं, उनकी बात की गई है। यूपीएससी में भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एथेस्टिक स्टेट है, इसके बारे में बात करते हैं। द स्टेट इज एन एंटी रिलीजन एंड हेंस कंडेम्ड ऑल रिलीजन। मतलब ऐसे जो देश होते हैं वो किसी भी धर्म के खिलाफ होते हैं और हर धर्म की एक तरह से बुराई करते हैं, वो किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे चाइना हो गया आपका, क्यूबा हो गया आपका, ये जो कंट्रीज हैं इनका कोई भी रिलीजन नहीं है, ये हमेशा किसी भी रिलीजन के खिलाफ रहते हैं। तो एथिस्टिक स्टेट हो गया। थियोक्रेटिक स्टेट हो गया, द स्टेट इज प्रो रिलीजन एंड हेंस डिक्लेयर्स वन पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। मतलब वो किसी धर्म के पक्ष में होते हैं और राष्ट्र का कोई एक धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश से क्या है, इस्लामिक कंट्री है। श्रीलंका क्या है, हिंदू राष्ट्र है। म्यांमार क्या है, बुद्धिस्ट है। तो इन्होंने जो है एक धर्म को जो है अपना राष्ट्र धर्म बना रखा है, इसे क्या कहते हैं, थियोक्रेटिक स्टेट। थर्ड नंबर पे आते हैं सेकुलर स्टेट। द स्टेट इज न्यूट्रल इन द मैटर ऑफ रिलीजन एंड हेंस डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है और राज्य जो है सभी धर्मों को एक समान प्रमोट करती है, या किसी एक धर्म को जो है वो राष्ट्र धर्म का दर्जा नहीं दिया सकता। इसमें कौन आता है आपका, इंडिया आता है, यूएस आता है। तो आपके तीनों ही डिफिनीशन सही है। इसमें क्या कर रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, चूंकि आपका देखिए तो आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि सारे सही हैं, इनकरेक्ट कोई भी नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर जो है समाप्त करते हैं। आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। और जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आपको लगता है कि 25 क्वेश्चंस कम लग रहे हैं तो आप इसको, मैं आपको 50 या 100 तक लेके जा सकता हूँ, बट वही चीज़ है कि फिर वीडियो लंबी होगी, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ PDF देना हो तो मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करा सकता हूँ, और कंटेंट तो यूट्यूब पे या तो फिर टेलीग्राम पे भरे पड़े हैं। यहाँ पे हम ऐसा वीडियो लेक्चर इसलिए बना रहे हैं कि आपको जो बेसिक नॉलेज है वो इम्प्रूव हो सके, साथ में एग्जामिनेशन सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, जिससे कि, और इसमें से ऐसा नहीं कि इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप यकीन रखिए इसमें कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन इन्हीं टेस्ट सीरीज से आएंगे, इसकी गारंटी ले सकते हैं हम लोग। तो आप लोग प्लीज़ इसको 1 या 2 बार पक्का देख लीजिएगा, रेफरेंस बुक्स पढ़ते रहिएगा, जिससे कि इन क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ अच्छी होती जाए। और आपको कोई भी ऐसा लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं या चाहते हैं उस पर वीडियो बने, तो वो भी सजेस्ट करिएगा। कोशिश रहेगी कि आपके पास वो वीडियो को जल्द से जल्द लेके आया जाए। तो आज का वीडियो लेक्चर इसी समाप्त करता हूँ। जय हिंद,